अरावली के आखिरी दिन एक मधुमक्खी पराग कणों के साथ उड़ते उड़ते थक जाएगी। सभी बहेलिये जाल को देखकर उलझन में पड़ जाएंगे। एक नन्हा खरगोश लू की बौछार में हांफते हांफते थक जाएगा। चेतना अकुलित बघेरे कहीं नहीं दिखेंगे इस निरीह निर्विसन धरती पर। अरावली के आखिरी दिन युवतियां छाता लेकर सैर करने आएंगी और लॉन में टहलकर लौट जाएंगी। एक शराबी चंद्रमा की रोशनी में बहेलिये बस्तियों की ओर लौटते नजर आएंगे। कुछ पीले चेहरे सब्जियों के ठेले लेकर मोहल्लों में रेंगते हुए आवाजें देंगे। बिना तारों वाली सघन अंधेरी रात में रावण हत्थे की आवाज के साथ तैरेगी बच रह गए एक गीदड़ की टीस। और जिन्हें नीले नभ में बिजलियां चमकने, बादल गरजने और वर्षा की बूंदों का इंतजार है, सूखे काले अंधेरे में आंख मिचमिचाते और कानों में कनिष्ठिकाएं हिलाते थक जाएंगे। और जिन्हें किताबें पढ़ने का शौक होगा, शब्दकोश में सांप का अर्थ ढूंढकर अपने बच्चों को कालबेलिए और जोगियों की कथा सुनाएंगे और सुनहरे केंचुल ओढ़े कोई देवता सितारों की ओट में धरती को भरी आंख से निर्निमेष निहारेगा। हालांकि बात ऐसी है, अरावली की कोई एक तस्वीर देखकर सूरज और चांद के नीचे सुन नहीं पाता कोई कभी खत्म न होने वाली बिलख जो हर इमारत की नींव तले दबी फूटती रहती है। बड़ी आलीशान इमारतों में खिलते रहते हैं खूबसूरत गुलाबों जैसे नन्हे शिशु, और इसीलिए किसी को विश्वास नहीं होता कि अरावली के आखिरी दिन क्या अरावली ऐसी होगी। अरावली के आखिरी दिन ऐसा जरूर होगा, एक अवतारी पुरुष आएंगे, एक नबी पुकारेगा, लेकिन बात ऐसी है कि वे दोनों आईफोन पर व्यस्त होंगे। उन्हें न धनिये, न हरी मिर्च, न मेथी, न आलू, न टमाटर, न जीरे और न हरे चने की ज़रूरत होगी, क्योंकि उनके बैग में मैकडोनल्ड के बर्गर, मैकपफ और सालसा रैप होंगे। अरावली का इसके अलावा यहाँ और क्या अंत होगा, अरावली का इसके अलावा वहाँ और क्या अंत होगा। बड़ी मार्मिक और झकझोर देने वाली कविता है त्रिभुवन जी की, और आप समझ गए होंगे कि मैंने इस कविता का चयन अपनी बात की शुरुआत के लिए क्यों किया है। अरावली की पहाड़ियाँ जो मानव सभ्यता के इतिहास से भी बहुत प्राचीन है, उसका इतिहास धरती के इतिहास से, और ये जो दो बड़ी प्लेटें मिलकर पहले एक बड़ा महाद्वीप होता था जिससे भारत की और यूरोप और एशिया की उत्पत्ति हुई, उसकी उत्पत्ति से यानी लगभग 65 करोड़ वर्ष पुराने इतिहास से जिसका संबंध है, वो अरावली की पहाड़ियाँ अगर आज चीख रही हैं, उनकी दारुण पुकार किसी को सुनाई नहीं दे रही है, तो फिर त्रिभुवन की ये कविता और अधिक सामयिक हो जाती है। जी हाँ, अभी अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर जबरदस्त शोर है। उसको बचाने न बचाने को लेकर बहुत सारे तर्क वितर्क और विवाद जन्म ले रहे हैं। जैसा कि हमारे यहाँ होता है, हर मुद्दे का राजनीतिकरण हो जाता है, और जब राजनीतिकरण हो जाता है तो कोई इसको कांग्रेस के चश्मे से, कोई भाजपा के चश्मे से देखता है, कोई पक्ष के चश्मे से देखता है, कोई विपक्ष के चश्मे से देखता है। सरकार क्या कह रही है और सरकार में जो लोग नहीं है वो क्या कह रहे हैं, इस हिसाब से लोगों के ओपिनियन, लोगों के विचार तय होने लगते हैं। और ऐसे में अरावली पर्वत श्रृंखला इस पूरे हालात पर आंसू न बहाए तो क्या करे, और क्या सचमुच आंसू बहाने की स्थिति में भी वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। और इस पक्ष विपक्ष के बीच में न्यायालय खड़ा है, न्याय के देवता खड़े हैं, और न्याय के देवता के साथ साथ जो न्याय की देवी हैं, जो अदालतों में हर समय दिखाई देती रही हैं लंबे समय से, अब तो उनकी आंख की पट्टी भी खुल गई है। और पट्टी शायद इसलिए खुली थी कि वह अन्याय को होते हुए ज़्यादा अच्छे से देख सके, लेकिन अगर वहाँ से भी न्याय की उम्मीद थोड़ा दम तोड़ती हुई नजर आती हो तो फिर उम्मीद लगाएं तो किससे, जाएं तो किसके पास, और बताएं तो किसे कि क्या सचमुच किसी दिन अरावली की पर्वत श्रृंखला का ऐसा अंत भी होने वाला है। सोचकर रूह कांपती है। लेकिन जब हम अरावली के बड़े बड़े पहाड़ों, पर्वत श्रृंखलाओं को छोटे टीलों और उसके बाद साफ मैदानों में बदलते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है अगर ये भयावह कल्पना भी है तो क्या ये सच होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अगर बात अरावली की हो रही है तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अरावली की ये पर्वत श्रृंखला क्या है, और फिर समझेंगे कि उससे जुड़ा हुआ विवाद क्या है। बात को समझने की कोशिश करते हैं। अरावली पहाड़ियां और पर्वत श्रृंखलाएं भारत की सबसे पुरानी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में से एक हैं, जो दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई हैं। इसका ज़्यादा बड़ा हिस्सा राजस्थान में है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इन्हें राज्य सरकारों द्वारा 37 जिलों में मान्यता दी गई है। ये श्रृंखला
हिंद गंगीय मैदानी इलाकों को रेगिस्तानी रेत से बचाने के लिए एक अहम पारिस्थितिकी बैरियर की तरह काम करती हैं, एक दीवार की तरह काम करती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर यह पर्वत श्रृंखला न होती तो भारत का उत्तरी क्षेत्र रेगिस्तान में तब्दील होना शुरू हो चुका होता या अब तक बहुत बड़ा हिस्सा रेगिस्तान बन चुका होता। इस श्रृंखला के चलते ही थार रेगिस्तान अपने उत्तर की तरफ हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक नहीं फैल पाया और इसके अलावा पूरे क्षेत्र में जैव विविधता, जिसको बायोडाइवर्सिटी के रूप में आप बेहतर समझते हैं, हिंदी में उसे जैव विविधता कहा जाता है, और भूजल के प्रबंधन में भी यह श्रृंखला यानी ग्राउंड वाटर को मेंटेन रखने के लिए भी यह पर्वत श्रृंखला बहुत अहम भूमिका निभाती है। इसके चलते ही दिल्ली से गुजरात का करीब 650 किलोमीटर का क्षेत्र प्राकृतिक तौर पर विभिन्नता बरकरार रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह रेंज, यह पर्वत श्रृंखला चंबल, साबरमती और लूनी जैसी नदियों का स्रोत भी है। इसमें बालू के पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर और ग्रेनाइट का भी भंडार है। इसके अलावा लेड, जिंक, कॉपर, सोना और टंगस्टन जैसे खनिज भी इस पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। अरावली का दिल्ली में उत्तरी विस्तार दिल्ली रिज के रूप में जाना जाता है, जिसे राजधानी के ग्रीन लंग्स यानी फेफड़े भी कहा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ की वायु 400 AQI के बावजूद भी वहां है कि जहां इंसान जिंदा दिखाई देता है। दिल्ली में अरावली की शुरुआत दक्षिणी दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र से मानी जाती है, जहां असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य और भट्टी माइन स्थित है। यहां से ये उत्तर पश्चिम दिशा में फैलते हुए वसंत कुंज, वसंत विहार, JNU और मेहरौली क्षेत्र से गुजरती है। इसके बाद यह सेंट्रल रिज के रूप में धौला कुआं से सदर बाजार तक आ जाती है और अंत में नॉर्दर्न रिज के तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के क्षेत्र को पार करते हुए यमुना नदी के पश्चिमी किनारे वजीराबाद के पास समाप्त होती है। दिल्ली में दिल्ली रिज की कुल लंबाई करीब 35 किलोमीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 8000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। रायसीना की जो पहाड़ियां हैं, जहां पर हमारा राष्ट्रपति भवन से लेकर तमाम महत्वपूर्ण इलाका स्थापित है, वो रायसीना की हिल्स जो हैं, जो पहाड़ियां हैं, वो भी दरअसल अरावली का ही हिस्सा है। क्वार्टजाइट चट्टानों से बनी यह पर्वत श्रृंखला दिल्ली की जैव विविधता का महत्वपूर्ण आधार है और इसे पर्यावरण मंत्रालय, दिल्ली सरकार और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इको सेंसिटिव जोन के रूप में भी संरक्षित माना गया है। अब समझना ये जरूरी है कि अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं अभी चर्चा में क्यों आई, लेकिन इसकी कहानी शुरू होती है 2002 से। जी हाँ, 2002 में एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी थी और उस कमेटी को ये बताया गया कि हरियाणा और उसके आसपास के क्षेत्रों में अरावली में जबरदस्त खनन हो रहा है। जब ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा तब वो जो पूरी समिति की जांच थी उससे सामने आया कि सचमुच अरावली की इन पहाड़ियों को नंगा करने, खोदने और इसमें से पत्थर निकालने और गिट्टी निकालने का जो काम है, उसने उसकी स्थिति जो पहले थी उससे कहीं बदतर उसको कर दिया है और उसके बाद इसके खनन पर रोक लग गई। लेकिन खनन पर जो रोक लगी, अशोक गहलोत की सरकार थी उस वक्त, और खनन पर जो रोक लगी उससे वहां के बहुत सारे उद्योग धंधे जो है वो तबाह होते नजर आए, लोग बेरोजगार हो गए और इसी के लिए फिर गुहार लगाई गई कि जो रोका गया है खनन पूरी तरीके से, वो पूरी तरीके से नहीं रोका जाकर इसका कोई रास्ता निकाला जाए जिससे लोग भी बेरोजगार ना हो और अरावली की पर्वत श्रृंखला भी बची रह सके। बीच का रास्ता ये निकाला गया कि किसी भी तरह के नए खनन पर रोक लगा दी जाए, नए पट्टे, नए लाइसेंस नहीं दिए जाए खनन के लिए, पुराने लोगों को भी सीमित तरीके से ही खनन करने की इजाजत दी जाए। और उसी वक्त एक नियम चर्चा में आया और वो नियम था कि 100 मीटर की ऊंचाई की जो पहाड़ी होगी उसी को अरावली का हिस्सा माना जाएगा, उससे नीचे को नहीं। और इसके लिए जो एक इसी तरह के भूवैज्ञानिक हैं रिचर्ड मर्फी, उन रिचर्ड मर्फी की ये सिद्धांत है उनका, उनकी 2-3 और थ्योरीज हैं पहाड़ों को लेकर और पहाड़ों की मान्यता को लेकर, उनको तो दरकिनार कर दिया गया। लेकिन 100 मीटर वाले उनके इस नियम को, सिद्धांत को लागू करने की बात सबसे पहले तब 2002 में ही आई थी और उस नियम के बाद भी इसमें तरह तरह के अलग अलग बदलाव होते रहे। उन बदलावों से गुजर कर भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो 100 मीटर की ऊंचाई है, आप सबसे पहले बात को समझते वक्त समझ लीजिए, ये समुद्र तल से है। घालमेल कहाँ हुआ कि इस नियम को मनमाने तरीके से बदला गया, अपनाया गया और जमीन का जो तल जहां पर मिला वहां से 100 मीटर मानते हुए समुद्र तल से मानेंगे तो निश्चित तौर पर पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा होगा जिसको आप खनन के दायरे में नहीं ला पाएंगे। लेकिन जमीन के तल से कहीं कहीं नाप कर मनमानी करते हुए कोर्ट के आदेश की भी धज्जियां उड़ाई जाती रही
और लगातार इस पर विवाद और बहस चलती ही चली गई। उसके बाद ये जो नया अध्याय है जिसको लेकर विरोध और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, उसकी कहानी 20 नवंबर 2025 से शुरू होती है। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत श्रृंखला के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित ऊंचाई आधारित परिभाषा को स्वीकार कर लिया। इस परिभाषा के मुताबिक अरावली जिलों में स्थित ऐसा कोई भी क्षेत्र जिसकी ऊंचाई स्थानीय स्तर पर 100 मीटर या उससे अधिक है, उसे अरावली पहाड़ी माना जाएगा। यदि 2 या 2 से अधिक ऐसी पहाड़ियां एक दूसरे से 500 मीटर के भीतर स्थित हैं तो उन्हें अरावली रेंज माना जाएगा। इस मामले में कोर्ट की तरफ से नियुक्त एमिकस क्यूरी के परमेश्वर ने आपत्ति जताई और कहा कि यह परिभाषा काफ़ी संकीर्ण है और सभी पहाड़ियां जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है वो खनन के लिए पूरी तरह योग्य हो जाएंगी, नए रास्ते खुल जाएंगे और इससे तो बल्कि अरावली का अधिक दोहन शुरू हो जाएगा, जिससे पूरी श्रृंखला पर असर पड़ेगा। हालांकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी ने तर्क दिया कि FSI के पुराने मानक अरावली के और बड़े क्षेत्र को पर्वत की परिभाषा से बाहर करते हैं। ऐसे में समिति की 100 मीटर की पहाड़ियों को पर्वत श्रृंखला मानने का तर्क बेहतर है और उस लॉजिक से बेहतर है जो पहले लगाने की कोशिश की जा रही थी। इससे पहले अरावली पर्वत श्रृंखला की पहचान के लिए अलग अलग राज्य अलग अलग मानक रख रहे थे। यहाँ तक कि विशेषज्ञ समूह भी अलग मानकों से अरावली पर्वत को परिभाषित करते रहे हैं। इसके बाद ही इसकी पर्वत श्रृंखला के लिए एक परिभाषा तय करने की बात शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद पर्यावरण मंत्रालय, FSI, राज्यों के वन विभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अपनी समिति के प्रतिनिधियों को लेते हुए एक और समिति बनाई। इस समिति को अरावली की परिभाषा तय करने की जिम्मेदारी दी गई। आखिरकार 2025 को इस समिति ने सर्वोच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को इस समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। फैसला लगभग 1 महीने पुराना है, लेकिन अब विरोध हो रहा है, तो ये भी बात को समझना जरूरी कि ऐसा क्यों हुआ कि महीने भर पहले जिस फैसले को सुना दिया गया उसको लेकर अब इतना हंगामा मचा हुआ है। दरअसल अरावली के कुल 800 किलोमीटर से अधिक के दायरे में से 550 किलोमीटर का क्षेत्र राजस्थान में आता है। मतलब 70% से ज़्यादा का जो हिस्सा है वो राजस्थान राज्य के हिस्से में आता है। इसके साथ ही पर्वत श्रृंखला दिल्ली, हरियाणा और गुजरात तक फैली हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली सिर्फ ऊंचाई का विषय नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र यानी एक संपूर्ण इकोसिस्टम है। FSI की आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के 15 जिलों में 20 मीटर से ऊंची 12,081 पहाड़ियों में से केवल 1,048 यानी 8.7% 100 मीटर से ऊंची है। इससे 90% से अधिक क्षेत्र संरक्षण से बाहर हो जाएगा और इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खनन और निर्माण की आशंका बढ़ जाएगी। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों में खनन पर रोक लगाई थी और समिति गठित की थी। तब कोर्ट ने नई खनन लीज पर रोक लगाई, लेकिन मौजूदा परियोजनाओं और सस्टेनेबल माइनिंग की योजना बनाने का निर्देश दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह परिभाषा खनन माफिया और निर्माण कंपनियों को फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि अरावली में तांबा, जस्ता, मार्बल जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में है। इससे दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा जैसे शहरों में निर्माण सामग्री तो सस्ती मिलेगी, लेकिन पर्यावरणीय क्षति अपूरणीय हो जाएगी। यहाँ जो संगमरमर हम अपने घरों में लगाते हैं, मंदिरों में लगाते हैं, देवालयों में लगाते हैं और उसको लगाकर गर्व की अनुभूति करते हैं, उसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है, ये भी समझना जरूरी है। बात को समझना जरूरी है। पर्यावरणविदों का मानना है कि अरावली का नुकसान स्थायी हो सकता है, क्योंकि एक बार पहाड़ कटे और जलधाराएं टूटी तो उन्हें वापस लाने में सदियां लग जाती। और वैसे भी बनाने वाले आप कौन हैं? प्रकृति का रचा हुआ है, ईश्वर का रचा हुआ है, और उस रचे हुए को मिटाने के लिए तो हम तत्पर रहते हैं, लेकिन बनाना हमारे बस की नहीं है। आप पहाड़ नहीं बना सकते। उसको काटने की जो क्षमता आपको दी है वो इसलिए कि समझदारी से उसका उपयोग हो। जब पहाड़ कट जाएंगे तो फिर से बनने में सदियों से भी ज़्यादा का समय लग जाएगा। और इसीलिए अरावली को लेकर सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चल रहा है। सोशल मीडिया पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सेव द अरावली के नाम से मुहिम चला रखी है, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। सभी यूजर्स ने अरावली को लेकर प्रस्तावित नई परिभाषा पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि अरावली को केवल ऊंचाई या तकनीकी मापदंडों से नहीं, बल्कि उसके पर्यावरणीय महत्व के आधार पर देखा जाना चाहिए। कई यूजर्स ने #सेव अरावली अभियान के समर्थन में अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल की तस्वीर भी बदल दी है और इस नई परिभाषा के खिलाफ उन्होंने अपना प्रतीकात्मक विरोध जता दिया है। अब समझना ये जरूरी है कि अगर इस फैसले का विरोध हो रहा है तो इस फैसले का समर्थन करने वाले क्या कहते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के पूर्व महानिदेशक दिनेश गुप्ता कहते हैं कि इस मामले में जैसे बयान आ रहे हैं वे बहकाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि अरावली पर खनन होने से रेगिस्तान को बढ़ावा मिलेगा।
रेगिस्तान के बढ़ने के कई दूसरे कारण भी होते हैं। वहीं इस मामले में सरकार का कहना है कि खतरनाक दावों के विपरीत अरावली की पारिस्थितिकी कोई तत्काल खतरा नहीं है। वर्तमान में जारी वनीकरण, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र की अधिसूचनाएं और खनन एवं शहरी गतिविधियों की कड़ी निगरानी ये सुनिश्चित करती है कि अरावली देश के लिए एक प्राकृतिक विरासत और पारिस्थितिक ढाल के रूप में काम करती रहे, यानी बनी रहे। ये लोग ये भी कहते हैं कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में तो खनन की इजाज़त वैसे भी है ही नहीं। संरक्षण और जिम्मेदारीपूर्ण विकास के बीच संतुलन बनाते हुए अरावली को वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा, ऐसा सरकार, उसके नुमाइंदों और सरकारी एजेंसियों का कहना है। अब जब अरावली की इतनी बात हमने कर ही ली है तो हमारे यहाँ तो सब कुछ हमारे धर्म, पुराण, मान्यताओं, वेदों और इतिहास में जो कुछ भी हुआ उसकी अपनी समझ पर भी निर्भर है, तो हम इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व को भी समझने की कोशिश करते हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग, पुरातत्व सर्वेक्षण और शैक्षणिक अध्ययन के अनुसार अरावली पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से भूवैज्ञानिक महत्व की है, लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह पर्वत श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर, तीर्थ स्थल और पवित्र वन हैं जो हिंदू, जैन और आदिवासी परंपराओं से जुड़े हैं। पौराणिक रूप से इसका सीधा उल्लेख प्रमुख ग्रंथों जैसे वेद या महाभारत में कम है, लेकिन कुछ मान्यताओं में रामायण से हनुमान की यात्रा का जुड़ाव इस पर्वत श्रृंखला से बताया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर, चलेश्वर महादेव मंदिर और गुजरात का अंबाजी मंदिर भी इस धार्मिक मान्यता के प्रमुख उदाहरण हैं। देखिए, पहाड़ जो होते हैं वो इस तरह की प्राकृतिक परिस्थिति का निर्माण करते हैं कि वो मनुष्य का जीवन धरती पर किस तरह सुरक्षित बना रहे उसको सुनिश्चित करते हैं। सैकड़ों हजारों वर्षों की लंबी प्रक्रिया के बाद पहाड़ों का, घाटियों का और इस तरह की भौगोलिक संरचनाओं का निर्माण होता है। काट काट कर उनसे पत्थर निकालकर अपने मकानों में सजा लेना आसान है, लेकिन फिर से इस तरह की पहाड़ियाँ बनाना नामुमकिन है। इस बात को अगर हम समझ जाएंगे तो फिर अच्छे से समझेंगे कि हमको अरावली को लेकर सजग और सतर्क क्यों रहना चाहिए। आश्चर्य इस बात का होता है कि जिस सर्वोच्च न्यायालय को दिल्ली की हवा में फैले जहर यानी AQI की चिंता इतनी सताती है, वो अरावली के क्षरण को लेकर, उसके खनन को लेकर उतना ही सजग और सतर्क क्यों नहीं नजर आता। यही बड़ा सवाल है और यही बात समझने की है। आप इस मुद्दे पर और अधिक जानकारी के लिए लगातार देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।